बहुत समय पहले किसी गांव में 5 गरीब बहनें रहती थी। सालों पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो पांचों अपनी मामी नम्रता के घर पर रहती थी। उनकी मामी पांचों बहनों को एक कपड़े के कारखाने में काम करने भेजती थी। जब भी उन पांचों को उनकी तनख्वाह मिलती तो उनकी मामी सारे पैसे रख लेती थी। हमारी मामी तो बहुत ही लालची है। हमारी सारी तनख्वाह ये अपने ऊपर खर्च करती है, बदले में हमें सिर्फ 2 वक्त का रूखा सूखा खाना देती है। हाँ, तूने सही कहा। हमारी मामी एक नंबर की मतलबी है। मामी ने हमारा फायदा उठाने के लिए हमें घर पर रखा है। मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम सड़क पर अपने दिन बिता लेंगे। कम से कम हमें अपनी दुष्ट मामी के अत्याचार तो नहीं सहने पड़ेंगे। तभी वहाँ नम्रता आ जाती है। अच्छा, तो तुम पांचों मेरे खिलाफ जहर उगल रही हो। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें अपने घर में पाला पोसा और बदले में मुझे अपनी बुराई सुनने को मिल रही है। आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद नम्रता पांचों बहनों की खूब पिटाई करती है और उन्हें एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। लेकिन उसी रात पांचों बहनें किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती हैं। उसके बाद वो सभी बहनें पास के शहर में पहुंच जाती हैं। वो पांचों वहां काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। भूख प्यास से बेहाल वो सभी सड़क के पास फुटपाथ पर उदास बैठी हुई थी। तभी आसमान से गुजर रही एक परी उन्हें देख लेती है। परी बहुत ही दयालु थी, उससे उन पांचों बहनों की हालत देखी नहीं जाती। फिर वो परी आसमान से 2 जादुई चूड़ियाँ उन बहनों के सामने गिरा देती है। दोनों चूड़ियों का आकार सामान्य चूड़ियों के मुकाबले बहुत बड़ा था। अचानक उन चूड़ियों को देख पांचों बहनों को बड़ी हैरानी होती है। हम दोनों को तुम सबकी मदद के लिए भेजा गया है। आज से तुम्हारे साथ रहकर हम तुम्हारी मदद करेंगी। चूड़ियों को बात करते देख पांचों बहनों की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये चूड़ी तो बात कर रही है। हाँ, हम जादुई चूड़ियाँ हैं। हमारे रहते तुम पांचों को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पास वाले जंगल में एक गुफा है। उस गुफा के अंदर सोने के सिक्कों का एक पेड़ है। तुम पांचों वहाँ से सोने के सिक्के ले आओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस गुफा के अंदर एक चुड़ैल भी रहती है। चुड़ैल शाम 6 बजे तक गहरी नींद में सोती है। तुम्हें किसी भी हालत में 6 बजे के पहले वहाँ से सोने के सिक्के लाने होंगे। लेकिन एक बार में तुम सिर्फ 10 सोने के सिक्के ही ला सकती हो। उसके बाद पांचों बहनें गुफा के अंदर पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें सोने के सिक्कों का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो पांचों 10 सोने के सिक्के तोड़ लेती हैं। सोने के सिक्के पाकर वो सभी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद बड़ी बहन शहर के एक सुनार को सोने के सिक्के बेचकर उससे पैसे ले लेती है। उस दिन से पांचों बहनें रोज चुड़ैल की गुफा से सोने के सिक्के लाना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे सोने के सिक्के बेचकर उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद पांचों बहनें अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बना लेती हैं और सारी सुख सुविधा के साथ मजे से वहाँ रहने लगती हैं। फिर एक दिन उन पांचों बहनों को पता चलता है कि उस राज्य की रानी अपने पांचों राजकुमारों की शादी करने के लिए स्वयंवर करा रही है। इस बात को सुनकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। वे सभी स्वयंवर में शामिल होने से डर रही थीं। तुम सबको उदास होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों तुम्हें खूबसूरत बना देंगी। उसके बाद दोनों चूड़ियाँ 2 औरतों के रूप में बदल जाती हैं। फिर वो दोनों औरतें हवा में उड़ती हुई परी देश के बगीचे में पहुँच जाती हैं। उस बगीचे में ढेर सारे जादुई फल लगे हुए थे। दोनों औरतें ढेर सारे फल तोड़कर वापस पांचों बहनों के पास ले जाती हैं। उसके बाद वो दोनों औरतें उन बहनों के ऊपर जादुई फलों का रस डालना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो पांचों परियों की तरह गोरी और खूबसूरत बन जाती हैं। अपने आप को खूबसूरत देख पांचों बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। उसके बाद दोनों औरतें उन्हें लेकर महल में पहुंच जाती हैं। पांचों बहनों की खूबसूरती देख रानी और राजकुमारों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम पांचों बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। मैं कल ही अपने बेटों के साथ तुम सबकी शादी कर दूंगी। फिर अगले दिन शादी में औरतें बनी दोनों जादुई चूड़ियाँ पांचों बहनों का कन्यादान कर देती हैं। इस तरह पांचों बहनें राजकुमारों से शादी करके हंसी खुशी महल में रहने लगती हैं। बहुत समय पहले परिदेश में एक घमंडी रानी परी रहती थी।
कुछ दिनों बाद रानी परी की बेटी की शादी होने वाली थी। रानी परी की बेटी रूबी परी भी अपनी माँ की ही तरह घमंडी और बेरहम थी। माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी बहुत ही अनोखे तरीके से हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं पृथ्वी पर शादी करूँगी। लेकिन तू पृथ्वी पर किस जगह शादी करना चाहती है बेटी? माँ, मैं पृथ्वी के समुद्र के ऊपर तैरते हुए मंडप में शादी करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसके बाद दोनों माँ बेटी पृथ्वी के समुद्र के किनारे पहुँच जाती हैं। माँ, इस समंदर में तो कुछ ज्यादा ही मछलियाँ मौजूद हैं। तुम तो जानती हो मुझे मछलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। तू चिंता मत कर बेटी, मैं इन सभी मछलियों को यहाँ से भगा देती हूँ। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्तियों से समुद्र के अंदर मौजूद सभी मछलियों को पानी से बाहर निकालकर समुद्र के किनारे पटकने लगती है। तभी वहाँ कुछ गांव वाले आ जाते हैं। अरे तुम ये क्या कर रही हो? समुद्र की सारी मछलियों को बाहर जमीन पर क्यों फेंक रही हो? इस समुद्र के पानी के ऊपर मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मेरी बेटी को मछलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सारी मछलियों को बाहर फेंक रही हूँ। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे हम सभी गाँव वाले समुद्र से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। अगर तुम सारी मछलियों को बाहर फेंक दोगी तो फिर हम सब मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे? देखो, बेकार की बातें करके हमें गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप निकलो यहाँ से। फिर देखते ही देखते रानी परी समुद्र की सारी मछलियों को बाहर निकालकर फेंक देती है। अरे वाह, अब ये समुद्र बहुत अच्छा लग रहा है। तभी रूबी की नजर समुद्र के पास मौजूद गांव के ऊपर पड़ती है। अरे माँ, ये गांव बहुत ही बदसूरत है। यहाँ के पुराने सड़े झोपड़े देखकर शादी में आने वाले बाराती नाराज हो जाएंगे। बेटी, तूने सही कहा, समुद्र की ओर आने का रास्ता इस गांव से होकर गुजरता है। तू चिंता मत कर, मैं इस गांव को ही यहाँ से साफ कर दूंगी। हाँ माँ, ठीक रहेगा, तुम इन सभी झोपड़ियों को तोड़कर फेंक दो। यह सुनकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। देखो, तुमने समुद्र की सारी मछलियाँ बाहर फेंक दी, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तुम हमारे घरों को तोड़ना चाहती हो? हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, तुम दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरी हो। हम तुम्हारे अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ठहर जाओ, अभी तुम सबको मजा चखाती हूँ। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ पर बड़े बड़े हथौड़े प्रकट कर देती है। फिर अगले ही पल बहुत सारे हथौड़े गांव के घरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में गांव के सारे घर टूट जाते हैं। अपने घरों की यह हालत देख गांव वालों को बहुत दुख होता है और वह सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब तुम सब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब यहाँ से बारात गुजरेगी, तुम सब सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर बारातियों के ऊपर फूल बरसाना। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसका बुरा हाल करूँगी। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी के साथ वापस परी देश लौट जाती है। फिर 2 दिन के बाद शादी का दिन आ जाता है। रानी परी अपनी बेटी के साथ साथ परी देश की ढेर सारी परियों को लेकर उस सुंदर समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। फिर वह सभी परियां अपनी जादुई छड़ियों की शक्तियों से समुद्र के ऊपर तैरता हुआ एक खूबसूरत मंडप तैयार कर देती हैं। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ बारात आ जाती है। बेचारे गांव वाले रानी परी के डर से बारातियों के ऊपर फूल बरसाने लगते हैं। तभी अचानक 2 जादूगरनी बहनें वहाँ प्रकट हो जाती हैं। इस रानी परी ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ, रानी परी ने समुद्र की सारी मछलियाँ भी बाहर फेंक दी हैं। चलो चलकर रानी परी के साथ साथ सभी परियों की अकल टिकाने लगाते हैं। फिर वे दोनों बहनें अपनी शक्ति से रानी परी और वहाँ मौजूदा दूसरी परियों की जादुई छड़ियाँ अपने पास खींच लेती हैं। अरे तुम दोनों कौन हो? हमें हमारी छड़ियाँ वापस करो। हम दोनों बहनें तुम सबको सबक सिखाने आई हैं। क्यों रे रानी परी, आखिर तू अपने आप को क्या समझती है? तूने इन मासूम लोगों पर बहुत अत्याचार किया है, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद वे दोनों बहनें रानी परी और उसकी बेटी को जंजीर से बांधकर उन दोनों की खूब पिटाई करती हैं। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दया करके मुझे छोड़ दो। देखो, आज मेरी शादी है, मुझे इतनी बेरहमी से मत मारो। फिर दोनों माँ बेटी की काफी पिटाई करने के बाद दोनों जादूगरनी बहनें उन्हें छोड़ देती हैं। चलो, अब तुम सब यहाँ से वापस अपने परिदेश भाग जाओ और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी और दूसरी परियों के साथ
वापस परिदेश चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी बेटी की शादी करती है। दूसरी तरफ दोनों जादूगरनी बहनें अपनी जादुई शक्ति से गांव वालों के लिए ढेर सारे सुंदर घर बनाकर तैयार कर देती हैं और साथ ही समुद्र के अंदर पहले की तरह मछलियाँ भी प्रकट कर देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। एक दिन रानी परी घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में उसे काली परी मिलती है। रानी जी, मेरा नाम शुभांगी है। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। दया करके आप मुझे अपने महल में नौकरानी का काम दे दीजिए। काली परी की हालत देख रानी परी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे नौकरानी का काम दे देती है। फिर अगले दिन से शुभांगी परी महल में नौकरानी का काम करने लगती है। फिर उसी शाम रसोई घर में खाना बनाने वाली परियां ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। फिर उनकी नजर बचाकर शुभांगी परी सारा खाना खा लेती है। दूसरी तरफ रानी परी भूख से परेशान थी। अरे क्या हुआ, आज खाना लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? रानी जी, हमने थोड़ी देर पहले ढेर सारा खाना बनाकर तैयार किया था, लेकिन पता नहीं अचानक सारा खाना कहाँ चला गया। अरे ये कैसे हो सकता है? आज तक इस महल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। खैर, इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। उसके बाद वो सभी परियां दोबारा ढेर सारा खाना बनाकर रानी परी के सामने रख देती हैं। लेकिन अगले दिन से शुभांगी परी रोज महल से खाना चुराकर खाना शुरू कर देती है। फिर आखिरकार रानी परी और दूसरी परियां तंग आ जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? रोज रोज खाना कैसे गायब हो सकता है? मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। फिर एक दिन रानी परी रसोई घर में कैमरा लगा देती है। दूसरी तरफ जब शुभांगी परी खाना चुराकर खाने लगती है तो उसके सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। अच्छा, तो ये शुभांगी की बच्ची सारा खाना चुराकर खाती है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी परी नाराज होकर शुभांगी को काम से निकाल देती है। लेकिन शुभांगी परी परिदेश में मौजूद दूसरी परियों के घर से खाना चुराकर खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूरे परिदेश में ये बात फैल जाती है कि एक काली परी सबके घर में खाना चुराती है। उसके बाद वो सभी परियां सतर्क हो जाती हैं और अपने रसोई घरों के चारों ओर जादुई रेखा खींच देती हैं। शुभांगी परी जब भी रेखा को पार करने की कोशिश करती तो वहाँ आग जलने लग जाती थी। इस वजह से शुभांगी परी खाना नहीं चुरा पाती। अरे ये क्या, ये सभी परियां तो बहुत चालाक हो गई हैं। लेकिन अब मैं खाना कैसे खाऊं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। तभी शुभांगी को एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए दिखाई देता है। अब मैं इस बच्चे को मार कर खा जाऊंगी, तभी मेरी भूख शांत होगी। इसके बाद शुभांगी उस बच्चे को पकड़ लेती है, उसे मार कर खा जाती है। अरे वाह, इस बच्चे का मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब कल से मैं रोज यहाँ के बच्चों को मार कर खाऊंगी। फिर अगले दिन से शुभांगी परी बच्चों पर नजर रखना शुरू कर देती है और जब भी कोई बच्चा उसे अकेले खेलता हुआ दिखाई देता तो शुभांगी उसे मार कर खा जाती थी। इस तरह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में शुभांगी परिदेश के बहुत सारे बच्चों को मार कर खा जाती है। दूसरी तरफ अचानक बच्चों के गायब होने से सभी परियां घबरा जाती हैं। रानी जी, हमारे परिदेश में छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। परिदेश की सभी परियां दहशत में हैं। आप जल्दी कुछ करिए। अच्छा, तो ये बात है। आज बच्चा चुराने वाली को पकड़ लूंगी मैं। अब तुम सभी बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। उसके बाद रानी परी परिदेश के चौराहे पर पहुंच जाती है और अपनी शक्ति से वहां एक बड़ी जादुई फुटबॉल प्रकट कर देती है। अब ये जादुई फुटबॉल उस बच्चा चुराने वाली को पकड़कर यहाँ ले आएगा। उसके बाद वो फुटबॉल हवा में उड़ते हुए शुभांगी परी के पास पहुंच जाते हैं और अगले ही पल उसके सर पर वार करने लगती हैं। ये देख शुभांगी घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उस फुटबॉल से बड़ी सी रस्सी बाहर निकलकर शुभांगी को जकड़ लेती है
और उसके बाद वो फुटबॉल शुभांगी को हवा में उड़ाकर रानी परी के सामने ले जाती हैं। अच्छा, तो बच्चों के गायब होने के पीछे तेरा हाथ है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर रानी परी अपनी तलवार निकाल लेती है, लेकिन अगले ही पल शुभांगी के शरीर से एक खतरनाक चुड़ैल बाहर निकल आती है। अरे इससे पहले कि ये रानी मुझे जान से मार दे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। चुड़ैल को देख रानी परी और वहाँ मौजूद सभी परियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर रानी परी अपना जादुई जाल फेंककर चुड़ैल को पकड़ लेती है और उसे आग के हवाले कर देती है। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और दूसरी तरफ चुड़ैल के बाहर निकलते ही शुभांगी का काला रंग पूरी तरह दूर हो जाता है और वो खूबसूरत बन जाती है। मुझे उस दुष्ट चुड़ैल से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। कोई बात नहीं, यहाँ की परियों की मदद करना मेरा फर्ज है। उसके बाद रानी परी शुभांगी परी के गले में जादुई लॉकेट पहना देती है। अब आज के बाद कोई भी चुड़ैल तुम्हारे शरीर पर कब्जा नहीं कर पाएगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और शुभांगी परी फिर से महल में नौकरानी का काम करते हुए खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले नागलोक में शिवन्या नाम की एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। शिवन्या नागिन बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन वो हमेशा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती थी और दूसरी नागिनों को परेशान करके उससे खुशी होती थी। फिर एक दिन शिवन्या नागिन की हरकतों से तंग आकर नागरानी उसकी सारी शक्तियां महीने के लिए छीन लेती हैं और साथ ही उसे नागलोक से बाहर निकाल देती हैं। अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए बेचारी शिवन्या नागिन जंगल की ओर चली जाती है। फिर काफी देर चलने के बाद शिवन्या नागिन बुरी तरह थक जाती है। तभी शिवन्या को रिक्शा चलाते हुए एक औरत दिखाई देती है। रिक्शे को देख शिवन्या नागिन खुश हो जाती है और फौरन उस औरत के पास पहुंचकर उससे कहती है, सुनो, मैं चलते चलते बुरी तरह थक गई हूँ, क्या तुम मुझे इस जंगल के पास वाले किसी गांव में छोड़ सकती हो? ठीक है, तुम पीछे मेरे बेटे के साथ बैठ जाओ। उसके बाद शिवन्या उस औरत के बेटे के साथ रिक्शे की सीट पर बैठ जाती है। फिर वो औरत रिक्शा चलाना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उस औरत की तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है और उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगती है। अपनी माँ की हालत पर बच्चा दुखी होकर रोने लगता है। अरे ये क्या, इसे तो बहुत तेज बुखार है, मुझे सबसे पहले इस औरत को इसके घर पहुंचाना होगा। उसके बाद शिवन्या उस औरत को रिक्शे के पीछे बैठा देती है और रिक्शा चलाने लगती है। उस औरत का बच्चा शिवन्या को रास्ता बताने लगता है। थोड़ी ही देर में शिवन्या एक झोपड़ी के सामने पहुंच जाती है। उसके बाद शिवन्या उस औरत को बिस्तर पर लेटा देती है। तभी वो बच्चा भूख से रोने लगता है। शिवन्या घर में खाना ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उस घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। लगता है ये औरत बहुत गरीब है, मैं इसे और इसके बच्चे को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे इन दोनों की मदद करनी होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो जादुई शक्तियां नहीं हैं। तभी शिवन्या को एक उपाय सोचता है और वो खुश हो जाती है। अब मैं रिक्शा चलाकर पैसे कमाऊंगी, इससे मैं इन दोनों की अच्छी देखभाल कर सकती हूँ। उसके बाद शिवन्या रिक्शा लेकर बाजार में पहुंच जाती है और लोगों को आवाज देने लगती है। तभी शिवन्या के पास दो औरतें आ जाती हैं। अरे आज मैं पहली बार एक इच्छाधारी नागिन को रिक्शा चलाते हुए देख रही हूँ। हाँ तूने सही कहा, ऐसा नजारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। आप दोनों को कहाँ जाना है? बैठिए, मैं आप दोनों को पहुँचा दूंगी। हमें पास वाले गांव में जाना है, लेकिन हम तुम्हें 100 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, अगर चलना है तो बोलो। शिवन्या नागिन उस औरत की बात मान जाती है। उसके बाद दोनों को रिक्शा पर बैठाकर उन्हें उनके गांव पहुंचा देती है। उसके बाद दिन भर रिक्शा चलाकर शिवन्या नागिन काफी पैसे इकट्ठे कर लेती है।
शाम होते ही शिवन्या खाने का ढेर सारा सामान और दवाइयाँ लेकर उस औरत के घर पहुंच जाती है। उसके बाद वो औरत को दवाई पिला देती है और उसके बच्चे को पेट भर खाना खिलाने लगती है। मुझ गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इच्छाधारी नागिन। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं तुम दोनों की देखभाल करूंगी। फिर अगले दिन से शिवन्या नागिन रोज रिक्शा चलाकर पैसे कमाना शुरू कर देती है। इस तरह एक दिन वो बाजार से गुजर रही थी, तभी एक जादूगर उसे देख लेता है। वो जादूगर लालची और धोखेबाज था। वो उसी वक्त शिवन्या नागिन के गले में जादुई रस्सी बांधकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। कौन है तू और मुझे कहाँ ले जा रहा है? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो सीधी तरह मुझे अपनी जादुई नागमणि का पता बता दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी जादुई नागमणि का पता नहीं बताऊंगी। अच्छा तो ये बात है, चल ठीक है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद जादूगर शिवन्या नागिन को एक पेड़ की ढाल से बांधकर अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ नागिन रानी आ जाती है। नागरानी जादूगर के ऊपर ढेर सारा जहर उगल देती है, जिससे जादूगर का शरीर मोम की तरह पिघलने लगता है। अरे मर गया रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते जादूगर का शरीर पूरी तरह पिघलकर गायब हो जाता है। मैंने अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ देख लिया है कि किस तरह तुम बिना किसी स्वार्थ के गरीब औरत और उसके बच्चे की मदद कर रही हो। इसीलिए तुम्हारे इस नेक काम के बदले मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ लौटा रही हूँ। इतना कहकर नागरानी शिवन्या को सारी शक्तियाँ लौटा देती हैं। अपनी शक्ति पाकर शिवन्या बहुत खुश होती है। उसके बाद वो उस औरत के पुराने झोपड़े को एक बड़े आलीशान मकान में बदल देती है और साथ ही उसे ढेर सारी दौलत देकर वापस नागलोक चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो औरत अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।